अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। अमन की कोशिश में पाकिस्तान का खित्ते में किरदार बहुत अहम है। यही वजह है कि अमेरिका पाकिस्तान को संजीदा पार्टनर के तौर पर देख रहा है और आज इसी तनाजुर में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दरमियान 1-to-1 अहम बैठक होने जा रही है। अब इस मुलाकात में फ़लस्तीन के मुस्तकिल हल, मकबूजा कश्मीर, अफगानिस्तान और सऊदी अरब और पाकिस्तान के साथ होने वाले सिक्योरिटी माहदे पर गुफ्तगू हो सकती है। ज़ाहिर है पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ माहदे के बाद खित्ते में अहमियत इख्तियार कर गया है, इसलिए अगर फ़लस्तीन में जंग बंदी होती है तो इसके बाद जो सिक्योरिटी सूरत हाल जन्म लेती है उस तनाजुर में पाकिस्तान का किरदार अहम होगा। पाकिस्तान फ़लस्तीन में सिक्योरिटी के हवाले से ताउन कर सकता है। अगर फ़लस्तीन में जंग बंदी की फ़ज़ा कायम होती है तो इसके बाद पाकिस्तान का किरदार कई पहलुओं से नुमाया हो सकता है। सबसे पहली बात यह है कि पाकिस्तान मुस्लिम दुनिया का वाहिद एटमी मुल्क है और इस हैसियत से इसे इस्लामी दुनिया में क़यादत की अलामत समझा जाता है। ऐसी सूरत में पाकिस्तान न सिर्फ सिफारती सतह पर बल्कि अमली ताउन में भी फ़लस्तीन की मदद कर सकता है। अक़वाम मुत्तहिदा और OIC जैसे प्लेटफॉर्म्स पर पाकिस्तान फ़लस्तीनी अवाम की आवाज़ मज़ीद मौसर अंदाज में उठा सकता है, जिससे फ़लस्तीनियों के बुनियादी हुकूक और रियासती खुदमुख्तारी के क़याम की जद्दोजहद को आलमी सतह पर तक़वियत मिलेगी। दूसरी जानिब अगर जंग बंदी के बाद सिक्योरिटी खला पैदा होता है तो पाकिस्तान अपनी तरबियत याफ्ता अफवाज, अमन कायम रखने वाले दस्तों और तकनीकी महारत के ज़रिए आलमी या इलाकाई सिक्योरिटी ऑपरेशंस में शरीक हो सकता है। पाकिस्तान को इस मैदान में पहले भी अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशंस का वसी तजुर्बा हासिल है। इस वजह से पाकिस्तान पर एतमाद किया जा सकता है कि वो गैर जानिबदाराना, मुनज़्ज़म और मौसर अंदाज में फ़लस्तीन में अमन कायम रखने में मदद देगा। इसके अलावा पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान हालिया सिक्योरिटी माहिदा भी इस तनाजुर में बड़ी अहमियत रखता है। सऊदी अरब, खलीजी ममालिक और पाकिस्तान अगर मुश्तरका लाहेअमल अपनाए तो न सिर्फ फ़लस्तीन बल्कि पूरे मशरिक़ वस्ता में ताकत का नया तवाज़ुन कायम हो सकता है। इससे अमरीका और मगरबी ममालिक के साथ पाकिस्तान का किरदार मज़ीद अहम हो जाएगा, क्योंकि वो एक पुल की हैसियत इख्तियार कर लेगा जो मुस्लिम दुनिया और आलमी ताकतों के दरमियान राब्ते को मुतवाज़ुन रख सकता है। फिर इसी तरह अमरीकी सदर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दरमियान होने वाली इस मुलाकात में मकबूजा कश्मीर का मामला भी ज़ेर बहस आ सकता है और जब मकबूजा कश्मीर का मामला ज़ेर बहस आए तो फिर ये सिफारती एतबार से पाकिस्तान की भारत पर एक और जीत के मुतरादिफ होगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप मकबूजा कश्मीर के मामले पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ को सुनेंगे। और इससे भी बढ़कर ये भारत के लिए सुबकी का बायस है कि पिछले 4 महीने में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर 2 बार अमरीकी सदर से मुलाकात कर चुके हैं और अब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करने जा रहे हैं और इस बात का भी इम्कान मौजूद है कि इस मुलाकात में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर मौजूद होंगे। अब फ़लस्तीन, मकबूजा कश्मीर के अलावा तीसरा अहम मामला अफ़गानिस्तान से मुतालिक ज़ेर गौर आ सकता है, क्योंकि अमरीका अफ़गानिस्तान से बगराम एयरबेस के वापस हवालगी का मुतालबा कर रहा है। इस वक्त अफ़गानिस्तान की हुकूमत का रवैया बहुत मशकूक है। ऐसा लग रहा है कि अफ़गान हुकूमत भारत के इशारों पर चल रही है, इसीलिए अफ़गान हुकूमत के हवाले से यह तासुर उभर रहा है कि वो भारत की प्रॉक्सी बनकर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ सरगर्म हो रही है। और हाल ही में पाकिस्तान भी अफ़गानिस्तान से मुतालिक ये वाज़ेह कर चुका है कि अफ़गानिस्तान को खारजियों या अमन से किसी एक चीज़ का इंतखाब करना होगा। अब ऐसे वक्त में अगर अमरीका अफ़गानिस्तान से कुछ चाहता है तो इसके लिए पाकिस्तान अहमियत का हामिल मुल्क है। और दर हकीकत बगराम एयर बेस में अफ़गानिस्तान अब अमरीका की सबसे बड़ी और स्ट्रेटेजिक फ़ौजी तनसीबात में शुमार होती है। ये एयरबेस न सिर्फ तालिबान के ख़िलाफ़ फ़ौजी ऑपरेशंस के लिए इस्तेमाल होती रही है, बल्कि मशरक़ी एशिया और वस्ती एशिया में अमरीकी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी अहम ख्याल की जाती रही है। इसी वजह से बगराम एयरबेस को वाशिंगटन के लिए एक स्ट्रेटेजिक असासा समझा जाता है। अब जबकि अमरीका बराह रास्त अफ़गानिस्तान में अपनी मौजूदगी महदूद कर चुका है, इसके बावजूद इसके लिए इस बेस की अहमियत ख़त्म नहीं हो सकती, इसीलिए यहाँ पाकिस्तान का किरदार नुमाया हो जाता है। पाकिस्तान की सरहद अफ़गानिस्तान से जुड़ी है और ख़ित्ते में इसका असर व रसूख भी तस्लीम शुदा है। अमरीका अगर ख़ित्ते में बगराम एयरबेस को सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस के लिए फ़ाल रखना चाहे तो पाकिस्तान इस अमल में एक कलीदी शराकत दार बन सकता है। पाकिस्तान अपनी जोग्राफियाई कुर्बत, इंटेलिजेंस मालूमात और लॉजिस्टिक फैसिलिटीज़ के ज़रिए अमरीका के साथ ताउन कर सकता है। ताहम ये ताउन पाकिस्तान के अपने कौमी मफादात और ख़ित्ते में तवाज़ुन बरकरार रखने की पॉलिसी से मशरूत होगा। ज़ाहिर है पाकिस्तान की सिविल और मिलिट्री क़यादत ने पिछले 20 सालों में ये देखा है कि अफ़गानिस्तान की जंग में जिस तरह पाकिस्तान का जानी और माली नुकसान हुआ, तो ऐसे में अब इस बात के कभी इम्कानात मौजूद हैं कि पाकिस्तान अपने कौमी मफादात को मुकद्दम रखेगा, वो भी एक ऐसे वक्त में जब अमरीका खुल्लम खुल्ला बगराम एयरबेस की बात कर रहा है, जो चीन के न्यूक्लियर प्लांट से 1 घंटे की मसाफत पर है, लेकिन हमारी पॉलिसी चीन के करीब है। ऐसे में पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के मामले पर मुतवाज़न पॉलिसी पर अमल पैरा रहेगा, क्योंकि ये वाज़ेह है
कि इस वक्त पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी किसी पर इन्हिसार नहीं कर रही। पाकिस्तान आलमी मैदान में खुद से फैसले करने की सलाहियत रखता है और इसकी सबसे बड़ी मिसाल पाकिस्तान का ईरान की भरपूर हिमायत करना है, फिर पाकिस्तान का सऊदी अरब के साथ सिक्योरिटी मुआहिदा करना और अमेरिका की इसराइल की भरपूर हिमायत के बावजूद पाकिस्तान की मज़ामत करना इस बात का सबूत है कि अमेरिका अब पाकिस्तान की खारजी मामलात में मुदाखलत नहीं कर सकता। यानी पाकिस्तान खित्ते का चैंपियन बन चुका है। ऐसे में पाकिस्तान की एक कोशिश है कि दुनिया में अमन कायम हो और यही बात अमरीकी सदर बखूबी जानते हैं और आज इसी पैराए में उनकी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात हो रही है। ये हकीकत है कि पाकिस्तान के पास एक ताकतवर फ़ौज है, लेकिन पाकिस्तान ने इस ताकत को धमकियों के लिए इस्तेमाल नहीं किया बल्कि हमेशा अमन को तरजीह दी है। पाकिस्तान ने हमेशा ये मौक़िफ़ अपनाया है कि अगर पाकिस्तान की सालमियत को किसी तरह ख़तरा होगा तब वो जवाबी हमला करेगा और ताकत के ज़ोर पर जारहियत को रोकेगा। यानी ये कहा जा सकता है कि पाकिस्तान अमेरिका के लिए हर तरह से अहमियत का हामिल है, चाहे फ़लस्तीन हो, इसराइल का मामला हो या फिर ईरान का मामला हो, क्योंकि ईरानी सदर ने भी पाकिस्तान और सऊदी अरब के माहिदे को तारीखी माहिदा करार दिया और पाकिस्तान ईरान के साथ अच्छे और दोस्ताना ताल्लुकात हैं और पाकिस्तान में अमन और सुलह के हवाले से यहाँ भी अपना किरदार अदा कर सकता है। फ़लस्तीन का मामला भी खासी अहमियत इख्तियार कर चुका है और डोनाल्ड ट्रंप ने फ़लस्तीन के हल के लिए 21 नकाती अमन मनसूबा पेश किया है और गज़ा के लिए ये 21 नकाती अमन मनसूबा बज़ाहिर ख़ित्ते में एक नए सियासी मोड़ की तरफ इशारा करता है। इस मंसूबे को कुछ मुस्लिम रहनुमाओं के सामने रखा गया और उम्मीद जाहिर की गई है कि आने वाले दिनों में गज़ा से मुताल्लिक़ किसी न किसी ब्रेक थ्रू का ऐलान किया जा सकता है। इस मंसूबे के तहत न सिर्फ जंग बंदी बल्कि कैदियों की रिहाई, इसराइली अफवाज के मुमकिन इनखला और जंग के बाद गज़ा के इंतज़ामी और सिक्योरिटी ढांचे पर भी बात की गई है। आलमी मुबस्सिरीन के नज़दीक अगर ये मंसूबा कामयाब होता है तो सबसे बड़ी कामयाबी फ़लस्तीन में मुस्तकिल सीज़ फायर की सूरत में मिल सकती है। ऐसे में लाखों बेघर और महसूर अफराद के लिए इमदाद और बहाली के दरवाजे खुल सकेंगे। इसके साथ साथ खित्ते में इस्तेहकाम के लिए एक फ्रेमवर्क सामने आएगा जिस पर अरब ममालिक और फ़लस्तीनी अथॉरिटी को फ़ाल किरदार अदा दिया जाएगा। लेकिन इस मंसूबे के रास्ते में कई रुकावटें भी हैं। सबसे अहम सवाल यह है कि आया इसराइल इस मंसूबे को अपनी सिक्योरिटी खदशात के बरक्स समझकर मुस्तरद तो नहीं कर देगा। दूसरी जानिब फ़लस्तीनी मज़ामती ग्रुप खुसूसन हमास इस मंसूबे को अपनी हैसियत कम करने की कोशिश के तौर पर देख सकता है। अगर इन ग्रुप्स को एतमाद में ना लिया गया तो ये मंसूबा महज कागजी वादा बनकर रह जाएगा। इसके अलावा अमली नफाज सबसे बड़ा इम्तहान होगा। ये देखना होगा कि जंग बंदी के बाद गज़ा की गवर्नेंस कौन संभालता है, सिक्योरिटी फोर्सेस कौन फराहम करता है और तामीर नौ के वसाइल किस तरह मुनसिफाना तकसीम होते हैं। अगर इस पर शफाफियत और बैनुल अक़वामी ताउन ना हुआ तो मंसूबा गैर मौसर भी साबित हो सकता है। मजमूई तौर पर यह 21 नकाती मंसूबा अमन की जानिब एक उम्मीद की किरण ज़रूर है, लेकिन हकीकी ब्रेक थ्रू तभी मुमकिन होगा जब तमाम फरीकैन संजीदगी, लचक और बाहमी एतमाद के साथ इस पर अमल दरामद के लिए तैयार होंगे। अब जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो महमूद अब्बास इस वक्त वीडियो लिंक के ज़रिए UN जनरल असम्बली से मुखातिब भी हैं। अब फ़लस्तीन का इस पर क्या मौक़िफ़ है? ज़ाहिर है ये मसला तो फ़लस्तीन का, वो इस पर क्या सोच रहे हैं ये भी अहम होगा। डॉक्टर शाज़िया चीमा जो इंटरनेशनल रिलेशंस एक्सपर्ट है, माहिर बैनुल अक़वामी उमूर, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। डॉक्टर साहबा, ये जो 21 नकाती एजेंडा है अभी तक ज़ाहिर है अनवील तो नहीं हुआ, सरफेस तो नहीं हुआ कि इसमें क्या क्या प्रपोज़ किया गया है, लेकिन कुछ मुस्लिम ममालिक के साथ हमारी मालूमात के मुताबिक शेयर भी किया जा चुका है। तो क्या कोई ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन, जितना प्रेशर ट्रंप के ऊपर या इसराइल पे है तो जंग बंदी समेत कुछ और मुतबादिल जो है वो तैयार किए जा रहे हैं और पेश होते हुए आपको नज़र आ रहे हैं कि जिसमें एटलीस्ट फ़लस्तीन की खुद मुख्तार रियासत के तौर पर जो तस्लीम करना है वो तो ना हो, लेकिन उसका मुतबादिल रख के कोई पेश किया जाए जिससे कोई फेस सेविंग मिल सके? इसमें कहने में और सुनने में ये आ रहा है कि कुछ लॉन्ग टर्म है और कुछ शॉर्ट टर्म है। लॉन्ग टर्म जो है वो अभी बिल्कुल अनवेल नहीं हुए, आप दुरुस्त इशारा कर रहे हैं। शॉर्ट टर्म में ये है कि ट्रंप की ये रियलाइजेशन ही हमारे लिए काफ़ी है कि यहाँ पे कोई मिडल ईस्ट रिविएरा नहीं बनना और एक जेनोसाइड हो रहा है और उस जेनोसाइड को रोकना है। तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और उसमें फिर उनका मसला ये है कि हमें किसी किस्म के मुगालते में नहीं रहना चाहिए कि उनकी किसी किस्म की कोई हमदर्दी जो है वो गज़ा या फ़लस्तीनियों के साथ है। उनके मुतालबात ज़रूर हैं कि हमास को वहाँ से हमें डिसआर्म करना है, हमास को वहाँ से निकलना है और पूरे का पूरा जो इलाका है वो फ़लस्तीनी अथॉरिटी के जो है वो सुपुर्द करना है। साथ में हमें गारंटी चाहिए कि जो भी जितने भी सेटलर 800,000 सेटलर्स हैं वो जहाँ जहाँ हैं वो सेफ रहेंगे, वो सिक्योर रहेंगे वगैरह वगैरह, और हमारे सारे के सारे जो कैप्टिव हैं वो वापस किए जाएं। तो अब इसमें मसला वही है कि जब इस तरह की आपकी शराइत हो तो बैठकर बात करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। जब आपकी शराइत में
आप एक जगह तरफ 2 लाख लोगों का जेनोसाइड है और एक तरफ आप 20 लाख। हम किसी भी चीज को अंडरमाइन नहीं कर रहे, लेकिन एक तरफ 20 लोग हैं और एक तरफ 2 लाख लोग हैं जिनका जेनोसाइड हो रहा है। लेकिन बहरहाल ट्रंप अपना नैरेटिव लेके चले हुए हैं। तो उम्मीद अब ये है कि ट्रंप को अब ये समझाने में कामयाब हो गए हैं मुस्लिम ममालिक, जो कि 6 मुल्क मिले हैं, कि फंडिंग भी हम प्रोवाइड करते हैं, जो अगर बूट ऑन ग्राउंड चाहिए तो वो भी हम मुहैया करते हैं, और गारंटी भी मुहैया करते हैं कि आपका फेवरेट जो देरीना दोस्त इसराइल है उसको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। क्योंकि ख़ास तौर पे पाकिस्तान जो है वो इससे पहले भी पीस फोर्सेस के तौर पे जा चुकी है और बहुत गैर जानिबदार, और उनके एथिक्स, उनकी प्रोफेशनलिज्म इस डिग्री पे है कि उनको जो काम असाइन किया जाएगा वो वही करेंगे। वो कोई साइड लेने या कोई इस तरह का जो है कोई अपनी खाना जंगी जो है, ये उनकी हिस्ट्री में नहीं है। और बहुत दफ़ा यूनाइटेड नेशन में जितनी दफ़ा सीज फायर की या पीस फोर्सेस की बात आई है तो पाकिस्तान तकरीबन सब मुल्कों की पहली प्रायोरिटी और चॉइस होती है। तो अब सिर्फ बात यह है कि यहाँ पे एग्रीमेंट हो जाए। उसमें ऑफ कोर्स सबसे बड़ी रुकावट नेतन्याहू खुद होगा, उसकी लिकुड पार्टी होगी, स्मोट्रिच और बेन गुवेर जैसे जेनोसाइडल होंगे, उसकी एपैक जो है वो लॉबी होगी, प्लस उनके जो अपने एक पूरा एक ऑक्टोपस जैसा वेब है ब्लैकमेलिंग का और हरेसमेंट का जो उन्होंने फैलाया हुआ है, जो वैसे ही डिसीजन मेकर्स को कंप्रोमाइज कर देता है। तो चीज़ें एक तरफ जाती हुई भी दिखाई देती हैं, लेकिन उनके अंदर बहुत ज़्यादा अभी रुकावटें बाकी भी हैं। हम सिर्फ उम्मीद कर सकते हैं कि ट्रंप के लिए ये रियलाइजेशन ही हो जाना कि अगर उनको पीस प्राइज या कोई नोबेल इनाम देखना वो चाहते हैं तो इस सदी का सबसे बड़ा जेनोसाइड खत्म कर देना एक बहुत बड़ी डॉक्टर साहब, लेकिन ये फलस्तीनी अथॉरिटीज या हमास को काबिल कबूल होगा? देखिए, फलस्तीन के अंदर बहुत ज्यादा पॉलिटिकल डिवीजन है और यही यासिर अरफात के टाइम से और उसके बाद से यही तो वहां पे कल्टीवेट किया गया है। रिसेंटली फलस्तीन के अंदर तमाम इलाकों में वेस्ट बैंक पे भी और गजा में भी एक पोल हुआ है और 3 लोगों की चॉइस दी गई है कि PLA के महमूद अब्बास, हमास के जो हैं वो खालिद मिशाल और एक और पॉलिटिकल लीडर हैं मरवन बरगूती, वो जेल में है 20 साल से। इन तीनों में से आप किसको चुनना चाहेंगे अगर आपके पास आज इलेक्शन हो जाए? तो 80% लोगों ने कहा है कि मरवन बरगूती, और उनके बारे में कहते हैं कि वो पता नहीं कॉग्निटिवली या फिजिकली अभी कितना टॉर्चर बर्दाश्त करने के इस काबिल भी हो जाएंगे। तो दूसरी जगह पे फिर खालिद मिशाल हैं हमास के और 11% लोगों का ट्रस्ट है महमूद अब्बास पर। तो आप इससे ये अंदाजा लगा लें कि उनकी जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन है उसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। महमूद अब्बास कंप्रोमाइज है। महमूद अब्बास जो है उनकी UNGA के अंदर जो स्पीच हुई है वो भी बहुत अनइम्प्रेसिव थी। तो उसमें बहरहाल ये बात समझ में आने वाली है कि लोगों का उन पर ट्रस्ट नहीं है और यही ये पोल दिखा रहे हैं। तो अब उसमें से हमास जो है उनके साथ जो कतरी हैं उनके ताल्लुकात किसी जमाने में अच्छे रहे हैं, तो हो सकता है वो अपना जो प्रेशर एक्सर्ट कर लें। डॉक्टर साहब, लास्टली प्राइम मिनिस्टर साहब की जो मुलाकात होने जा रही है US प्रेसिडेंट के साथ, वो उस मुलाकात की इन हालात में क्या सिग्निफिकेंस और सिंबॉलिक इंपॉर्टेंस है? जैसे मैंने हवाला दिया कि अफगानिस्तान इशू भी है, बगराम एयरबेस भी है और फिर पाकिस्तान का सऊदी अरब के साथ एक स्ट्रेटेजिक मुआहिदा भी हुआ है, तो इस कॉन्टेक्स्ट में कितनी इंपॉर्टेंट मुलाकात देख रहे हैं हम? म्यूचुअल कोऑपरेशन है, ट्रेड है, स्ट्रेटेजिक जो अलायंसेज है और जो डेवलपमेंट्स हैं उन्हीं पे होगी। हाँ, उसमें ऑफ कोर्स गजा जो है वो एजेंडा नंबर 1 पे होगा। सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के जो कॉन्ट्रैक्ट है उससे किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर होता तो आपको कोई हुए किराए आपको किसी सोशल मीडिया पे कहीं दिखाई दे देता। ये बिहाइंड बैक डोर सब जो है वो सॉल्व है, इसका कोई किसी को इशू नहीं है। हाँ, बगराम बेस का प्रॉब्लम जरूर है क्योंकि अफगानिस्तान में जो अफगानियों ने ये शरारत शुरू कर दी हुई है कि हर साल उसी बगराम बेस के ऊपर उसी अमेरिकन असलहे के साथ वहाँ पे एक परेड शुरू कर देते हैं। और ट्रंप जैसी शख्सियत जो है, जो कि सिर्फ इंडिया ने उनको ये नहीं कहा कि ट्रंप आपने बहुत अच्छा किया, ये जंग रुकवा दी, तो उन्होंने उनका ठान लिया कि हमने इनका बेड़ा गर्क कर देना है। तो आपको बहुत संभल के बहुत सहज तरीके से चलना पड़ता है। तो अब अफगानियों ने एक नया महाज शुरू कर दिया है। 6 महीने पहले तक की खबर थी कि वो शायद ये बगराम देने में उनको कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। फिर ऑफ कोर्स जिस तरह से वहाँ पे टेररिज्म वो हार्बर कर रहे हैं तो उसमें उनके अपने जो वहाँ पे आउटफिट हैं उनको प्रॉब्लम है। तो इतनी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में पाकिस्तान ऑफ कोर्स उसके अंदर
ना चाहते हुए भी इन्वॉल्व है कि आपको क्या ज़रूरत है एक ऐसा इंसान जो कि बहुत जल्दी अपनी तबीयत पे उसके चीज़ें गरां गुजरती हैं, तो आप भी गुजारा कर लें। वो कौन सा कुर्सी पे ठीक। चिपक के वो बैठ गए हैं, एक टेन्योर है, तो इसको थोड़ा-सा स्ट्रैटेजिकली, पॉलिटिकली लेके चलें। आपको क्या ज़रूरत है वहाँ पे अमरीकी असलहे के साथ जो है परेडें करने की और फिर ये चिढ़ाने वाली बात जो है कि ये छोड़ के गए हुए और आज हम ट्रेड्स कर रहे हैं। और ऑफ कोर्स फिर इसमें होगा ये कि बगराम एयरबेस अमेरिका को नहीं चाहिए मेरी अंडरस्टैंडिंग में। अमेरिका ने जो इनके फ्रोजन एसेट्स हैं वो इनको नहीं देने और जो इनको ये हर साल और शायद हर 6 महीने के बाद जो इनकी फंडिंग आती है ट्रंप ने वो बंद कर लेनी है। वो ट्रांजैक्शनल है, वो इस बात पे तो वो अड़े हुए हैं कि फॉरएवर वार्स पे उन्हें नहीं जाना। तो ये अफगानी अपने साथ बहुत ज्यादती करेंगे, ये अपनी फंडिंग रुकवा बैठेंगे बहुत ज्यादा जो है ना पोकिंग करके। कोई फायदा नहीं होने वाला। यहाँ पे आपको बहुत पॉलिटिकली करेक्ट होके और बड़ी फहम के साथ अपनी जो है वो चलना पड़ता है। ठीक है डॉक्टर साहब, आई हैव टू टेक अ वेरी क्विक शॉर्ट ब्रेक है। डॉक्टर शर्मा इंटरनेशनल रिलेशंस एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद थी। ब्रेक लेके ब्रेक के बाद वापस आएंगे। नेशनल पॉलिटिकल कैनवस पे दो अहम खिताबात हैं। एक बिलावल साहब की तकरीर है, दूसरी मरियम नवाज साहिबा की है। जवाब शिकवा नून लीग और पीपल्स पार्टी के आमने सामने है। डॉक्टर कादिर खान मंदूखेल साहब ज्वाइन कर चुके। एक मुख्तसर सा वक्फा है, वक्फे के बाद डॉक्टर साहब की तरफ आता है। नून लीग और इसकी सबसे अहम इत्तेहादी जमात पीपल्स पार्टी एक बार फिर एक दूसरे के आमने सामने हैं। बज़ाहिर दोनों इत्तेहादी है, लेकिन हकीकत यह है कि दोनों जमातें एक दूसरे की पॉलिसीज़ और कारकर्दगी पर सवालात उठा रही हैं। जैसा कि हालिया दिनों में राना सनाउल्लाह की जानिब से बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम पर एतराज़ सामने आया। पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है कि इस प्रोग्राम के ज़रिए सैलाब मुतासिरीन को रिलीफ मिलना चाहिए, क्योंकि इस प्रोग्राम के तहत पहले से मुस्तहिकीन का मुकम्मल डेटा मौजूद है। लेकिन इसके बरक्स नून लीग का मौक़िफ़ है कि हालिया सैलाब ने बहुत से ऐसे घरों को भी मुतासर किया है जो माली तौर पर खुशहाल थे, और चूँकि ऐसे अफराद BISP में रजिस्टर्ड नहीं है, इसलिए उनकी बावरत सिर्फ इसी प्रोग्राम के ज़रिए मुमकिन नहीं है। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी ये दावा करती है कि BISP एक शफाफ और आजमूदा प्लेटफॉर्म है जो बराह रास्त इमदाद पहुँचाने में सबसे मौसर ज़रिया साबित हुआ है। पीपल्स पार्टी का मानना है कि जब माजी में मुल्क सैलाब जैसी बड़ी कुदरती आफत का शिकार हुआ तो पीपल्स पार्टी ने इसी प्रोग्राम को बतौर प्लेटफॉर्म इस्तेमाल किया ताकि मुतासरा ख़ानदानों तक बराह रास्त और शफाफ तरीके से नकद इमदाद पहुँचाई जा सके। इससे एक तरफ मुतासिरीन को फौरी रिलीफ मिला और दूसरी जानिब इमदाद की तकसीम में रिवायती सियासी या इंतज़ामी रुकावटों से बचने का मौका मिला, क्योंकि इस प्रोग्राम के तहत रजिस्टर्ड मुस्तहिकीन तक बराह रास्त रकूम मुंतकिल की जाती हैं। अब पीपल्स पार्टी का बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम पर अपना मौक़िफ़ है, जबकि नून लीग इस मौक़िफ़ से इत्तफ़ाक़ नहीं कर रही। यही वजह कि आज बिलावल भुट्टो ने एक तवील अरसे बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए नून लीग पर तनकीद के नश्तर बरसाए हैं। बिलावल साहब का इस मुताल्लिक़ क्या कहना था, ज़रा सबसे पहले उसकी एक झलक आपको दिखाते हैं। हम अपने अना की वजह से या पता नहीं क्यों ये फैसला किया गया है वफाकी हुकूमत की तरफ से, उनको अपना पॉलिसी पे नज़रसानी करना चाहिए और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के थ्रू सपोर्ट दिया जाए फ्लड के जो मुतासिर हो चुके हैं। अब आज ही बिलावल साहब ने ये बात की तो इसका जवाब भी आज ही मरियम नवाज साहिबा ने भी दे दिया। TG खान में थी, वो क्या कह रही थी ज़रा वो भी आपको दिखाता है। हमारे एलाए हैं पीपल्स पार्टी। मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि उन्होंने पंजाब में सैलाब के मामले में उन्होंने सियासत की। BISP देता है 10,000 रुपया। मरियम नवाज ने एक सैलाब जदगान को या एक सैलाब से मुतासरा शख्स को जो अपना घर खो बैठा है उसको मरियम नवाज ने 10,000 रुपया नहीं देना, उसको मरियम नवाज शरीफ ने 10 लाख रुपया देना है। और मशवरे आ रहे हैं, रोज मुफ्त मशवरे आ रहे हैं। क्यों दुनिया से इमदाद नहीं मांग रहे, क्यों दुनिया के आगे हाथ नहीं फैला रहे, ये मशवरे आ रहे हैं। बड़ा सिंपलिस्टिक सोल्यूशन ढूंढा है कि BISP के जरिए 5-5, 10-10 हज़ार रुपया लोगों को दे दो। 5-5 जिसका लाखों का नुकसान हो गया, जिनके घर गिर गए, जिनके 5-5 लाख के मवेशियों का नुकसान हो गया, जिनकी फसलों का नुकसान हो गया, वो बेचारे 10-15 हज़ार रुपए से क्या करेंगे। डॉक्टर कादिर खान मंदूखेल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकज़ी रहनुमा। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। और साहब आपने सुना मरियम नवाज साहिबा को बहुत अफसोस है तो आप उनके इत्तेहादी, लेकिन कितने बोझल दिल के साथ उन्होंने ये बात की है कि अब मैं 5-5, 10-10 हज़ार दूंगी लोगों को, 10 लाख रुपए मरियम नवाज साहिबा दे रही हैं और आप कहते हैं कि BISP प्रोग्राम। कितने अफसोस की बात है। रियान तारिक साहब, ये 10 लाख कब देंगे? जब वो मर जाए, डेंगू से मर जाए, भूख से मर जाए, सैलाब में तो वैसे डूबे, देंगे कब? इनको थोड़ा सा अक्ल आना चाहिए टिकटॉकर वज़ीर आला को कि इनको ये ख्याल नहीं है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट एक रजिस्टर्ड, एक कंप्यूटराइज्ड प्रोग्राम है और उसमें जिसका शनाख्ती कार्ड है, रजिस्टर्ड है या उस एरिया का,
वो उसको 2 मिनट में उन डॉक्टर कादिर खान मंदोखेल हमारे साथ मौजूद है, दोबारा कनेक्ट करेंगे। मरियम नवाज साहिबा ने जो गुफ्तगू की है, हाँ, उनका पॉइंट ऑफ व्यू है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस सारे मामले के ऊपर सियासत कर रही है और पीपल्स पार्टी ये समझती है कि ये पैसे दिए कब जाएंगे। ज़ाहिर है एक रजिस्टर्ड एक प्लेटफॉर्म है, मतलब उसके ऊपर डेटा बेस मौजूद है, डेटा बैंक मौजूद है आपके पास मुस्तहिकीन का, उसको इफेक्टिवली यूटिलाइज और कैपिटलाइज किया जा सकता है। ज़ाहिर है पाकिस्तान पीपल, देखिए देखने की और सोचने की बात यह है कि ज़ाहिर है इत्तेहादी हैं दोनों, पब्लिकली आके ये स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, इससे ज़ाहिर है इंप्रेशन क्या जा रहा है, इमेज क्या जा रहा है, और ये बातें बंद दरवाज़ों के पीछे नहीं हो रही। डॉक्टर साहब, टेक्निकल इशू था, आपकी आवाज़ चली गई सर। मरियम नवाज साहिबा कहती है कि पीपल्स पार्टी सैलाब जैसी कैलेमिटी के ऊपर सियासत कर रही है। देखिए, अल्लाह करे कि ये टिकटॉकर वज़ीर आला जो है ना टिकटॉक से बाहर आ जाए। जो लोग भूखे हैं, सैलाब में डूबे हुए, डेंगी मच्छर की बरसात है, कुछ तो 2 नवाले तो दे उनको। इसीलिए पीपल्स पार्टी ने बिलावल साहबी या आसफा भुट्टो जरदारी साहिबा ने कहा कि ऑलरेडी एक ट्रांसफर्ड और एक कंप्यूटराइज सिस्टम है, आप फौरी तौर पे उस इलाके की जो शनाख्त कार्ड है उसमें से कुछ तो दे, 5 दे, 10,000 दे, 20 दे, 5 कुछ तो दे। अब आपने सारे टिकटॉक के प्रोग्राम बना लिए, वो सैलाब में डूबे हुए हैं, खाने को रोटी नहीं है, पीने को पानी नहीं है, मच्छर की बरमार है, आप 10 लाख पता नहीं कब देंगे। सवाल तो ये है, या तो आपको जलन है इस बात से कि वो बेनजीर शहीद के नाम पे क्यों है। वो एक टैक्स बन चुका है, इमरान खान भी हमाकत कर चुका है कि मैं इसको बदल दूंगा। आपको याद है शाह महमूद कुरैशी साहब ने उस दिनों में कहा कि यह मकाना फैसला है, बेनजीर इनकम सपोर्ट एक कानून बन चुके, एक्ट बन चुके हैं। अब जलन अगर किसी को हो रही है तो हम क्या कर सकते हैं। आपने पंजाब भर के अस्पतालों को नवाज शरीफ, मरियम नवाज अस्पताल, फलाफा, हमने तो कोई इतराज नहीं किया, बना लो, पंजाब को सुबह ही बदल डालो, नवाज शरीफ सूबा रख दो, हमें कोई गरज नहीं है। लेकिन खुदारा ये टिकटॉक से बाहर आ जाए, लोगों की खिदमत करे। जब भूख से मरेंगे, प्यास से मरेंगे, सैलाब में डूबे, मच्छर की बरसात है, आप पता नहीं 10 लाख आपके कब आएंगे, कब देंगे। और फिर वैसी चर्चा में यहाँ तो आपका वजीर आजम है, आपको तो फंड की कमी तो होनी नहीं चाहिए। वैसे सारे 1258 अरब रुपए जो कमेटी का इजलास हुआ था, उसमें तो सारे पंजाब के प्रोजेक्ट थे। पूरे सिंध में एक मोटरवे नहीं है, पूरे बलूचिस्तान में एक मोटरवे है, आप बना लो, हमें कोई नहीं है। डॉक्टर साहब देखना, आज बिलावल साहब ने भी कहा ना कि ये इसको अना का मसला ना बनाए, तो आप समझते हैं कि ये इस पे पॉलिटिकल डिविडेंड समेटने की कोशिश की जा रही है या पॉलिटिकल माइलेज का मामला है सिर्फ और सिर्फ? देखिए रियान तारिक साहब, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, उस वक्त लोग पानी में डूबे हुए, घरों में नहीं है, न जाने वो कहां से उस छुपाने के लिए लोग मौजूद है। तो ये मरियम नवाज साहिबा 10 लाख कब देंगे? भूख आज लगी है, पानी आज चाहिए, खुराक आज चाहिए, तो देंगे कब? इसी वजह से मैं दोबारा रिपीट करता हूं कि आसफा भुट्टो ने या बिलावल साहब ने जो मशवरा दिया, कंप्यूटराइज्ड है, 1 मिनट में पैसे ट्रांसफर हो सकता है। आपको क्या परेशानी है? अगर आपको कोई करप्शन नजर आ रही है तो उस पर चेक एंड बैलेंस रखे, वो तो वैसे कंप्यूटराइज्ड है। सवाल सिर्फ इतना है कि बेनजीर के नाम पसंद नहीं है। इस्लामाबाद एयरपोर्ट जब शिफ्ट हुआ तो नया पिंडी का जो एयरपोर्ट था बेनजीर इंटरनेशनल, जब नया बना, करारदाद पास हुई कौमी असम्बली में, मैं भी असम्बली का हिस्सा था। आज तक वो जो जिसने पाकिस्तान के लिए कुर्बानी दी, उसके नाम का एयरपोर्ट जो ऑलरेडी बना हुआ था वो कबूल नहीं है। तो ये लाखों करोड़ों लोगों को जो पैसे देंगे वो कैसे कबूल होंगे? वैसे मैंने मरियम नवाज साहिबा के प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स में आने से पहले एक स्टेटमेंट उनका देखा सुना था, जिसमें वो कहती हैं कि मेरी फेवरेट मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा हैं, मैं उनके फुटस्टेप्स को फॉलो करना चाहती हूँ। वो किसी जगह पर मैंने देखा, उस वक्त तो प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स में नहीं थी, तो मेरा ख्याल है कि ये तासुर तो गलत होगा कि उनको बेनज़ीर साहिबा का नाम पसंद नहीं है। मुझे एक बात बता दो, ये झूठ बोल रही है। इस वजह से उस वक्त तो ये पॉलिटिक्स में नहीं थी तो बेनजीर अच्छी लग रही थी। आज जब आई ये है तो बेनजीर का नाम कैसे अच्छा लगेगा? वो जगह जगह लोग जाएंगे, जिए भुट्टो के नारे लगेंगे, सैलाब में डूबे हुए लोग जिए भुट्टो के नारे लगाएंगे। अभी बिलावल भुट्टो साहब ने जो सैलाब ज़दगान के सामने बैठे, पब्लिक में बैठे, किसानों के सामने बैठे, जरा इमरजेंसी का उन्होंने मुतालबा किया, बेनजीर इनकम सपोर्ट किए, तो आप ये वज़ीर आला को बोल दे कि जाए ना पब्लिक के सामने। आप 200-400 सिक्योरिटी गार्डों के बीच में जाके किसी बच्चे को पानी बना के टिकटॉक बनाने से उनकी खिदमत नहीं होती है।
मैं तो सिर्फ बेनजीर के नाम से जलसी और कुछ नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, आप देखें ना, मरकज में तो पीपल्स पार्टी नून लीग की इत्तेहादी और इत्तेहादी हुकूमत है। ये ऐसा तो नहीं कि पंजाब के अंदर क्योंकि कोई ऐसा लाजिम व मलजूम नहीं है, तो पहले भी, इससे पहले भी तहफ़्फ़ुज़ात पीपल्स पार्टी के पंजाब की हद तक थे, या तो पंजाब के अंदर क्योंकि कोई ऐसा अलायंस वाला प्रॉब्लम नहीं है, कोई मसला नहीं, तो पंजाब की हद तक एक्सचेंज ऑफ वर्ड चले गए। रियान तारिक साहब जी, हम कोई इसके इत्यादी नहीं है। हमने जमहूरियत और असम्बली को बचाने के लिए इनको सपोर्ट किया था, नहीं तो हमने पीटीआई को भी ऑफर की थी, आपको याद होना चाहिए। हम तो सिर्फ इतनी कहते हैं कि पंजाब के लोग मुसीबत में हैं, वो 10 लाख कब देंगे? मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, छोड़िए बेनजीर इनकम सपोर्ट को, 10,000 आपको के कम लग रहा है, 10 रुपए कब देंगे? कोई आपको नजर आया कोई पैसे देने के लिए? क्या वो जो लोग हैं पूरे इलाका डूबा हुए पानी में, क्या उनको 1 रुपए तकसीम किए? वो जो आप एक कैंप बना के और फिर अपनी नुमाइश के लिए, और उसके बाद जब आप जाते हैं तो कैंप भी उखड़ जाता है। ये सारे ड्रामे तो हम देख रहे हैं। तो सवाल हम क्या करें? हम कौन सी गलत बात कर रहे हैं? आप 10 लाख की बजाय 20 लाख दे तो सही ना। मैं तो बार बार ये कहता हूं, दे तो सही ना। बेनजीर का नाम अच्छा नहीं, लेकिन नवाज शरीफ का जो ना, आपने वैसे ही सारी आटे की बोरी के ऊपर नवाज शरीफ का अपनी तस्वीर लगा ली है, और उस वक्त तक आपने राशन भी तकसीम नहीं किए थे जब तक आपने अपनी तस्वीर नहीं छपाई। अभी मैं कुछ दिन पहले मरी गया था, वहां पूरे रोड पे डस्टबिन भी बेनजीर का अपना मरियम बीबी की तस्वीर लगी है, ठेले पे भी वो लगी है, वो बूटा बेचने वाले भी जो है ना, वो मरियम नवाज की तस्वीर लगा ले पूरे पाकिस्तान में। लेकिन दे तो सही ना कम से कम। सवाल ये कि आपको लोगों को खिदमत करना आता ही नहीं है। आप टिकटॉकर हो, टिकटॉकर ही रहेंगे। डॉक्टर साहब लास्टली, क्या पीपल्स पार्टी कन्विंस कर लेगी नून लीग को? बेशक वो पंजाब की हत्या की, वो चीफ मिनिस्टर साहब, कोई आपको लगता है नहीं ये अब क्योंकि उन्होंने स्टेटमेंट दे दिया और इतना कैटेगोरिकल स्टेटमेंट है, इसके बाद तो ये BISP वाला तो मामला भूल जाए? देखिए, हम तो आवाम के ऊपर छोड़ रहे हैं। हमने एक मशवरा दी है लोगों की खिदमत करने का आसान और क्विक तरीका। अब अल्लाह करे कि 2-4 महीने बाद वो 10-10 लाख दे। आप मुझे बताओ 2-4 लाख बाद क्या करेंगे? 2-4 महीने बाद भूख आज लगी है, प्यास आज लगी है, मच्छर की भरमार आज है, तो ये पैसे कब देंगे? मैं रिपीट कर रहा हूं बार बार, आप दे तो सही ना। बोले ये जो बेनजीर इनकम सपोर्ट के 10,000 थे, हमने 50,000 दे दिए। बिल्कुल ठीक है सर, पॉइंट टेकन डॉक्टर साहब। डॉक्टर कादिर खान मंदोखेल साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हमारे साथ मौजूद थे। उनका क्वेश्चन अपनी, एंड द क्वेश्चन रिमेन्स द सेम। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, गुफ्तगू कंटिन्यू करेंगे। हमारे साथ रहिए। पाकिस्तान की मईशत इस वक्त एक अहम मोड़ पर खड़ी है। IMF के साथ होने वाले दूसरे जायज़ा मुज़ाकरात आज से शुरू हो रहे हैं और इन मुज़ाकरात के नतीजे में फैसला होगा कि पाकिस्तान को $1 अरब से ज़ायद की अगली किस्त मिलती है या नहीं। ये किस्त पाकिस्तान के लिए बहुत अहम है क्योंकि मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर दबाव का शिकार है और डॉलर की आमद ना सिर्फ इन ज़खायर को सहारा देगी बल्कि माशी इस्तेहकाम में भी मददगार साबित होगी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की क़यादत में पाकिस्तान का वफ़द पॉलिसी सतह के इन मुज़ाकरात में शरीक होगा, जो हुकूमत की संजीदगी और तैयारी को ज़ाहिर करता है। अब IMF के वफ़द का काम ये देखना होगा कि पाकिस्तान ने पिछले मुआहदे के तहत जो वादे किए थे वो पूरे हुए या नहीं। इस दौरान मईशत के मुख्तलिफ पहलुओं का बारीक बीनी से जायज़ा लिया जाएगा, ख़ासतौर पर मालियाती पॉलिसी, टैक्स वसूली, हुकूमती अखराजात, कर्ज़ों के बोझ और सबसे बढ़कर मौसमियाती तब्दीली के असरात पर भी बात होगी। पाकिस्तान ने मुतालबा किया कि हालिया तबाकुन सैलाब को इन जायज़ों में शामिल किया जाए क्योंकि इस आफत ने मुल्की मईशत पर गहरे असरात डाले। ज़रई पैदावार को शदीद नुकसान हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ है और लाखों लोग बेघर हुए हैं, जिससे हुकूमत को इजाफी इमदादी अखराजात बर्दाश्त करने पड़े हैं। अब देखना यह है कि IMF इस मामले में को रिलीफ दे सकेगा। दूसरी जानिब हुकूमत का दावा है कि वो ज़्यादातर अहदाफ मुकम्मल कर चुकी है, हासिल कर चुकी है। अब देखना यह है कि IMF पाकिस्तान के इस कारकर्दगी से मुतमईन होकर $1 अरब की ग्रांट जारी करता है या नहीं। पाकिस्तान के माशी मुश्किलात के बाद डिजिटल इन्फ्लुएंसर्स को दरकार मुश्किलात की बात करेंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। टिकटॉकर्स और यूट्यूबर्स लाखों फॉलोअर्स की बदौलत एक बड़े तबके पर असरअंदाज होते हैं और इसी असर रसूख को अक्सर औकात गलत मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यही वजह है कि अब नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने टिकटॉकर इकरा कंवल, नदीम नानीवाला और मोहम्मद हसनैन शाह के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए हैं। उन पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने गैर कानूनी ऑनलाइन ट्रेडिंग एप्लीकेशंस की तशहीर की और आवाम को मुनाफे का झांसा देकर इन ऐप्स में सरमायाकारी पर उकसाया। अब इस इकदाम ने एक नए सवाल को जन्म दिया है कि आया सोशल मीडिया पर असर रखने वाले अफराद अपनी जिम्मेदारियों को समझते हैं या वो सिर्फ वक्ती शोहरत और माली फ़ायदे के पीछे भाग रहे हैं। ये मुकदमात इस बात का सबूत है कि रियासत अब इस शोबे को मुकम्मल नज़रअंदाज करने की बजाय संजीदगी से देख रही है और ऐसे अफराद को कानून के कटहरे में लाने के लिए इकदाम कर रही है जो अवामी नुकसान का बाइस बन सकते हैं। ये पहला मौका नहीं है कि जब यूट्यूबर्स या टिकटॉकर्स के खिलाफ कार्रवाई हुई हो।
इससे पहले भी मुख्तलिफ मौके पर सोशल मीडिया पर गलत मालूमात फैलाने, आवाम को गुमराह करने या गैर कानूनी सरगर्मियों की तशहीर करने वाले अफराद को वार्निंग दी गई थी। लेकिन अब सूरत हाल इस मुकाम तक जा पहुंची है कि मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं, गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील दी गई हैं और मुल्ज़िमान को बार बार तलब करने के बाद भी जवाब ना देने पर कानूनी शिकंजा मजीद सख्त किया जा रहा है। इससे साफ जाहिर होता है कि यूट्यूबर्स और टिकटॉकर्स के गिर्द घेरा तंग होता चला जा रहा है। ये घेरा सिर्फ उन अफराद तक महदूद नहीं रहेगा जो गैर कानूनी एप्लीकेशंस की तशहीर में मुलव्विस हैं, बल्कि मुस्तकबिल में ये दायराकार उन सब के गिर्द भी फैल सकता है जो जाली खबरों, नफरत अंगेज़ मवाद या गैर अखलाकी तशहीर के जरिए माशरे को नुकसान पहुँचा रहे हैं। इस तमाम तर सूरत हाल ने इन नौजवानों के लिए भी एक वार्निंग का किरदार अदा किया है, जो जल्दी पैसे और मकबूलियत के चक्कर में अपनी जिम्मेदारियों को भूलकर ऐसे कामों में मुलव्विस हो जाते हैं जो बाद में उनके करियर और शोहरत दोनों को तबाह कर सकते हैं। अब रियासत के इस नए रवैये के असरात दूर रस होंगे। एक तरफ सोशल मीडिया को रेगुलेट करने का अमल मजबूत होगा, जिससे आवाम के एतमाद में इजाफा होगा कि ऑनलाइन दुनिया में उनके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया जा रहा है। दूसरी जानिब इन्फ्लुएंसर्स के लिए भी ये लम्हा फ़िक्रिया है कि उन्हें अपनी सरगर्मियों में ज़्यादा एहतियात करनी होगी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कामयाबी का दारोमदार सिर्फ फॉलोअर्स या व्यूज़ पर नहीं, बल्कि एतमाद और एतबार पर भी होता है। जब कोई इन्फ्लुएंसर किसी प्रोडक्ट या सर्विस की तशहीर करता है तो उसके फॉलोअर्स इस पर यकीन करते हैं। अगर ये एतमाद टूटने लगे तो ना सिर्फ मुतासिरीन को नुकसान पहुंचता है, बल्कि इन्फ्लुएंसर की अपनी साख भी बर्बाद हो जाती है। लिहाजा आने वाले दिनों में ये तवक्को की जा रही है कि यूट्यूबर्स और टिकटॉकर्स को ना सिर्फ कानूनी हदूद के अंदर रहकर काम करना होगा, बल्कि उन पर यह अखलाकी ज़िम्मेदारी भी आयद होगी कि वो सिर्फ इन चीज़ों की तशहीर करें जो कानूनी, महफूज और आवाम के लिए फ़ायदेमंद हो। बहरहाल पाकिस्तान में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के गिर्द घेरा तंग होना दरअसल एक कुदरती रद्द-ए-अमल है, जिसकी बुनियाद उनकी गैर ज़िम्मेदाराना सरगर्मियाँ हैं। इकरा कंवल, नदीम नानीवाला और मोहम्मद हसनैन शाह के खिलाफ मुकदमात इस अमल की शुरुआत है। अगर ये रवैया जारी रहा तो मज़ीद ऐसे केसेस सामने आएंगे और हुकूमत की जानिब से सख्त कवानीन मुतारिफ कराए जा सकते हैं। ये सूरत हाल सोशल मीडिया की दुनिया को एक नई समत दे सकती है, जहाँ शोहरत और पैसा हासिल करने के साथ साथ जिम्मेदारी, एहतियात और कानून की पासदारी भी बुनियादी शर्त होगी। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। कल अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।